हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर वो सबसे शक्तिशाली सेज है जिसने इंसानियत को मॉन्स्टर्स और उनके राजा के हमले से बचाया था, लेकिन उस जानलेवा लड़ाई से थककर वो मर गया। सौभाग्य से ये उसका अंत नहीं था। वो 50 साल बाद एक लड़के के शरीर में पुनर्जन्म लेता है और एक बार फिर से सबसे शक्तिशाली बनने के लिए मैजिक एकेडमी में प्रवेश करता है। क्या वो इसमें सफल होगा? आइए जानते हैं। अत्सुमु चौंक कर उठता है ये देखकर कि वो अभी भी जिंदा है, जबकि उसने अपनी सारी मैजिक इस्तेमाल कर ली थी। वो इस स्थिति पर सवाल उठाता है और उसे यकीन नहीं होता कि वो जीवित है। आईने में खुद को देखकर वो अपने नए रूप को देखकर हैरान हो जाता है। तभी एक डॉक्टर और नर्स कमरे में प्रवेश करते हैं। वो नर्स हमारे लड़के को कुसनागी कहकर संबोधित करती है और वो अनजाने नाम को सुनकर और भी भ्रमित हो जाता है। डॉक्टर उसे लेटने को कहता है और उसके घावों की जांच करता है। जब वो पट्टियां हटाता है तो ये देखकर चौंक जाता है कि प्रोटैगनिस्ट पूरी तरह से ठीक हो चुका है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। डॉक्टर को याद आता है कि वो तो बस कुछ दिन पहले ही एक भयंकर सड़क हादसे के बाद बेहोश हो गया था और उसकी हालत बहुत खराब थी। अब वो इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गया? डॉक्टर सोचता है कि शायद उसे होली मैजिक से ठीक किया गया है। कुसनागी को पता चलता है कि उसका शरीर खुद को होली मैजिक पावर्स से ठीक कर सकता है। वो डॉक्टर से पूछता है कि क्या उसकी मैजिक पावर खत्म हो चुकी है, लेकिन वे उसकी बात नहीं समझ पाते। वो बताता है कि वो तो अभी कैलामिटी के दौरान मॉन्स्टर से लड़ रहा था। डॉक्टर और नर्स उसकी बात सुनकर दंग रह जाते हैं। डॉक्टर उससे पूछता है कि क्या उसे अपना नाम और अभी कौन सा साल चल रहा है ये याद है। इचामी अपना नाम बताता है और मानता है कि अभी 1970 चल रहा है, लेकिन डॉक्टर सोचता है कि उसे स्क्विला नाम की एक मेमोरी इम्पेयरमेंट है। डॉक्टर उसे बताता है कि उसका असली नाम कुसनागी मनाटो है और अभी साल 2022 है। कुसानगी भ्रमित हो जाता है और उसे इस सब पर यकीन करना मुश्किल लगता है। वो डॉक्टर की बातों पर गौर करता है और मान लेता है कि शायद ये सच है। उसे एक टीवी दिखाई देता है और वो सोचता है कि ये इतनी पतली और साफ तस्वीर कैसे दिखा रही है। वो एक कैलेंडर देखता है और पुष्टि करता है कि सच में 2022 ही चल रहा है। वो नर्स के हाथ में एक पतला डिवाइस देखकर हैरान रह जाता है। हमारा लड़का उलझन में पड़ जाता है और सोचने लगता है कि क्या वो वाकई भविष्य में पहुंच गया है। डॉक्टर उसे कैलामिटी के बारे में कुछ जानकारी देता है जो हमारे लड़के ने पहले बताई थी। वो याद करता है कि ये 50 साल पहले हुआ था, लेकिन उसके बाद कभी नहीं हुआ। प्रोटैगनिस्ट को डॉक्टर की बात पर यकीन नहीं होता और वो पूछता है कि फिर सारे मॉन्स्टर्स का क्या हुआ। डॉक्टर इसे शांति का युग कहता है और बताता है कि अब तो शायद ही कोई मॉन्स्टर बचा हो। कुसानगी को पता चलता है कि अब दुनिया में वाकई शांति आ गई है और वो राहत की सांस लेते हुए भगवान का शुक्रिया अदा करता है और मुस्कुराने लगता है। डॉक्टर बताता है कि इचामी जिसके बारे में वो बात कर रहा है वो तो 50 साल पहले कैलामिटी में मर गया था। उसे एक हीरो माना जाता है जिसने इंसानियत को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया। डॉक्टर को यकीन नहीं कि कुसानेगी वही इचामी अत्सुमु है। हमारा लड़का मान लेता है कि वो 50 साल पहले मर गया और किसी तरह कुसानेगी मानतो के रूप में पुनर्जन्म ले चुका है। उसे ये समझ नहीं आता कि ये सब कैसे हुआ। एक हफ्ता गुजरता है और वो अपने अपार्टमेंट में पहुंचता है और कुसानी के कमरे को देखता है। उसे दुख होता है जब वो पुराने कुसानी की जिंदगी के बारे में जानता है। उसके माता पिता जब वो छोटा था तभी गुजर गए थे। उसे उसके नए फॉस्टर पेरेंट्स ने भी निकाल दिया था और वो एक घटिया बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया था। तब से कुसानेगी अपने माता पिता की विरासत से ही जी रहा है। प्रोटैगनिस्ट ने पहले कभी रीइंकार्नेशन मैजिक के बारे में नहीं सुना था। वो सोचता है कि शायद ये भगवान का कोई चमत्कार है या ये सब बस यूं ही हुआ। वो कुसानेगी का मैजिक एकेडमी कार्ड देखता है और उसे याद आता है कि उसके ज़माने में ऐसा कोई एकेडमी नहीं था। उसे ये दिलचस्प लगता है। तभी उसका फ़ोन बजने लगता है। वो सोचता है ये क्या है और फ़ोन उठाता है। उसे टडानो नाम का कोई व्यक्ति कॉल कर रहा है, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि क्या करना है। कुसानेगी कॉल इग्नोर कर देता है और फ़ोन फेंक देता है, लेकिन फ़ोन फिर से बजता है और एक मैसेज आता है। टडानो लिखता है कि उसे पता चल गया है कि हमारा लड़का हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया है और वो चाहता है कि कुसानेगी जल्द स्कूल वापस आ जाए क्योंकि उसके पास पैसे खत्म हो रहे हैं। अगले दिन हमारा लड़का मैजिक एकेडमी जाता है और जब वो स्कूल में दाखिल होता है तो इधर उधर देखने लगता है। उसे फिर से स्कूल जाने का एहसास अच्छा लगता है। तभी वो देखता है कि एक स्टूडेंट डमी डॉल पर अपना मैजिक इस्तेमाल कर रहा है। कुसानेगी निराश हो जाता है ये देखकर और सोचता है कि सबकी मैजिक पावर्स कितनी कमज़ोर हैं। वो और स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करता है और महसूस करता है कि ये सब तो बिल्कुल बेकार हैं। उसे यकीन नहीं होता। उसे याद आता है कि उसके ज़माने के न्यूबीज़ भी इनसे 10 गुना ज़्यादा मजबूत होते थे। वो अपने क्लासरूम में दाखिल होता है और अपनी सीट पर बैठता है। वो एक्साइटेड महसूस करता है अपने नए एकेडमिक लाइफ को लेकर और सोचता है कि क्या उसके क्लासरूम में कोई दोस्त भी है। तभी एक लाल बालों वाला स्टूडेंट 2 और बच्चों के साथ क्लासरूम में आता है। वो पूछता है कि हमारे लड़के ने उसके टेक्स्ट को क्यों इग्नोर किया, जबकि वो सिर्फ कुसानागी है। प्रोटैगनिस्ट उसे पहचान नहीं पाता तो शालीनता से उसका नाम पूछता है। टडानो गुस्से में आकर टेबल पर लात मारता है और फिर से अपना नाम बताता है।
वो कुसानागी को कमज़ोर और बेकार कहता है, लेकिन हमारा लड़का उसे गंभीरता से नहीं लेता। वो अचानक याद करता है कि यही वो लड़का है जो उसे कॉल कर रहा था। उसे लगता है कि टडानो उसका दोस्त है। टडानो शातिर मुस्कान के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाता है और पैसे मांगता है। कुसानागी सोचता है कि वो अच्छा दोस्त है और उसका हाथ पकड़ता है, ये उम्मीद करते हुए कि वे अच्छे दोस्त बन सकते हैं। टडानो गुस्से में आकर उसका कॉलर पकड़ता है और पैसे की मांग करता है। वो उसे डराने की कोशिश करता है और सोचता है कि उसके पास अभी भी उसके माता पिता की विरासत के पैसे बचे होंगे। कुसानागी को अंत में समझ आता है कि उसका पुराना रूप बुलीड किया जाता था। टडानो उसे एक पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक नीले बालों वाली खूबसूरत लड़की क्लासरूम में प्रवेश करती है। वो सबको गुड मॉर्निंग विश करती है। उसकी सुंदर मुस्कान टडानो को शांत कर देती है। वो हमारे लड़के को छोड़ देता है, लेकिन साफ कर देता है कि उसे पैसे चाहिए। बाद में कुसानागी को गुस्सा आता है, लेकिन बुली क्लासरूम छोड़ देता है। क्लास शुरू होती है और टीचर कलामिटी के बारे में बात करता है, जिसे फाइनल कलामिटी भी कहा जाता है। 50 साल पहले दुनिया भर में मॉन्स्टर्स आ गए थे और इंसानियत निराश हो गई थी, लेकिन एक महान सेज जिसका नाम इचामी अत्सुमु था, इंसानियत को बचाने के लिए डटा रहा। उसने कभी हार नहीं मानी और अकेले ही सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया। अंत में उसने कलामिटी बॉस नामक डीमन गॉड का सामना किया, जो पूरे घटना का कारण था। इचामी ने अपनी जान दांव पर लगाकर फाइनल बॉस को हराया और तब से कलामिटी कभी वापस नहीं आई। टीचर स्टूडेंट से महान सेज के बारे में सवाल पूछता है। पहले की नीले बालों वाली लड़की हाथ उठाती है। उसका नाम मिजुआ है। टीचर उसे जवाब देने की अनुमति देता है। वह कहती है कि इचामी महान सेज है और पहले मैजिशियन थे जिन्होंने पहली कलामिटी में सर्वाइव किया। वही इस एकेडमी की स्थापना का कारण भी है। उसकी आंखें एक्साइटमेंट से चमकने लगती हैं जब वो बताती है कि इचामी इंसानियत के हीरो हैं और दुनिया भर के हर मैजिशियन के आइडल हैं। टीचर पुष्टि करता है कि वो सही कह रही है और क्लास को सिखाता है कि वो महान सेज इंसान इतिहास का सबसे शक्तिशाली मैजिशियन है। वह सलाह देता है कि सब स्टूडेंट्स को उनके बारे में जानना चाहिए और आने वाले टेस्ट के लिए तैयारी करनी चाहिए। प्रोटैगनिस्ट शर्मिंदगी महसूस करता है क्योंकि सब लोग इचामी की तारीफ कर रहे हैं। वो इस तरह की टॉर्चर की उम्मीद नहीं कर रहा था और एकेडमी ज्वाइन करने का पछतावा करने लगता है। उसे डॉक्टर की बात याद आती है और वो मानता है कि अब जब दुनिया पीसफुल हो गई है तो शायद इसी वजह से मैजिक कमजोर हो गई है। वो खिड़की से बाहर देखता है और अपने नए शांत जीवन का आनंद लेते हुए मुस्कुराता है। टीचर क्लास खत्म करता है और उम्मीद करता है कि सब कल होने वाली मैजिक पावर असेसमेंट एग्जाम के लिए तैयार होंगे। टडानो फिर से प्रोटैगनिस्ट के पास आता है और पूछता है कि क्या उसने टीचर की बात सुनी। वो एक्साइटेड है और मानता है कि कुसानागी की डॉग लेवल मैजिक एबिलिटीज को देखना मजेदार होगा। हमारा लड़का सोचता है कि ये बुली चुप क्यों नहीं हो रहा। वो क्लासरूम से बाहर निकलने का फैसला करता है और जैसे ही वो जाता है, टडानो कहता है कि उसके माता पिता के पास भी कोई मैजिक एबिलिटीज नहीं थी। बुली उसे ऑर्फन कहकर हंसने लगता है। प्रोटैगनिस्ट आखिरकार पलटकर जवाब देता है। टडानो गुस्से में आ जाता है जब वो कुसानेगी को उसे इंसल्ट करते हुए सुनता है। उसका सब्र खत्म हो जाता है और वो कोई फायर मैजिक एक्टिवेट करता है। क्लासमेट शॉक्ड हो जाते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं। उनमें से एक सोचता है कि क्या वो क्लासरूम के अंदर ही ऐसी स्पेल का इस्तेमाल करने जा रहा है। टडानो वो स्पेल कुसानेगी की तरफ फेंकता है, ये उम्मीद करते हुए कि वो मर जाएगा। नीली बालों वाली लड़की उसे रोकने आगे बढ़ती है, लेकिन वो देर कर देती है। जैसे ही वो फायर ब्लास्ट कुसानागी की तरफ आता देखता है, वो बिल्कुल अनफेज्ड खड़ा रहता है। मैजिक अटैक उसे जोर से लगता है और सारे स्टूडेंट्स पीछे हट जाते हैं। मिजुआ इसे बेवकूफ़ी कहती है और टडानो को ऐसे बेकार झगड़े में मैजिक इस्तेमाल करने से मना करती है ताकि कोई घायल न हो। टडानो खुद को बचाते हुए कुसानागी पर दोष डालता है और अपनी गलती मानने से इनकार करता है। स्टूडेंट्स हमारे लड़के के बारे में चिंतित हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही धुआं साफ होता है, कुसानागी बिना किसी चोट के बाहर आ जाता है। स्टूडेंट्स हैरान रह जाते हैं और वो मानता है कि वो ऑफ गार्ड था। टडानो डर के मारे पूछता है कि कुसानागी अभी भी खड़ा कैसे है जबकि उसे सीधा हमला लगा था। हमारा लड़का आसानी से लेवल 1 मैजिक को अपनी बैरियर से रोक सकता है बिना अपनी असली पावर इस्तेमाल किए। वो अब तक इंसल्ट सहन कर रहा था क्योंकि टडानो सिर्फ एक बच्चा है, लेकिन अब वो मानता है कि उसे सजा मिलनी चाहिए। एक ठंडे एक्सप्रेशन के साथ वो बुली की ओर बढ़ता है। टडानो घबराने लगता है और कुसानागी अपना मैजिक अनलीश करता है। सारे स्टूडेंट्स फ्रीज हो जाते हैं और हिल भी नहीं पाते। सब सोचते हैं कि क्या हो रहा है। मिजुआ भी सोचती है कि ये क्या हो रहा है। कुसानागी टडानो की तरफ बढ़ता है और अपना हाथ आगे करता है। टडानो डर के मारे कांपने लगता है, लेकिन तभी टीचर क्लासरूम में दाखिल हो जाता है और पूछता है कि ये आवाज कैसी थी। वो पूछता है कि क्या कोई अंदर मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है। कुसानेगी उन्हें आश्वस्त करता है कि अंदर कुछ नहीं हो रहा। उसे लगता है कि जादू बाहर से आया है। टीचर को याद आता है कि आज कोई मैजिक एक्टिविटी नहीं होनी थी, लेकिन हमारा लड़का कहता है कि शायद उनके डिपार्टमेंट के बाहर कोई प्रैक्टिस कर रहा हो। टीचर स्मोक के बारे में एक्सप्लेनेशन मांगता है तो कुसानेगी कहता है कि वो बाहर से आया।
टीचर उस पर भरोसा करता है, सभी को अपनी सीट्स पर लौटने को कहता है और फैसला करता है कि वो असली कल्प्रिट को ढूंढेगा। कुसानेगी एक मुस्कान के साथ माफी मांगता है और सोचता है कि अब झूठा सबूत बनाना पड़ेगा ताकि केस क्लोज हो सके। सारे स्टूडेंट्स यहाँ तक कि मिजुहा भी चौंक जाते हैं। तडानो गुस्से में अपने दांत पीसता है। एमसी को लगता है ये सभी स्टूडेंट्स बहुत कमजोर हैं और उसे शक है कि ये कभी किसी मॉन्स्टर को मार भी पाएंगे। हालांकि कलामिटी 50 साल पहले खत्म हो चुकी है, उसे अब भी लगता है कि खतरनाक मॉन्स्टर्स इस दुनिया में मौजूद हो सकते हैं। वो खुद ही सब कुछ चेक करने का फैसला करता है। रात को वो मैजिक सर्कल्स का इस्तेमाल कर ओल्ड शिबुया पहुंचता है। वो तबाह हो चुके शहर को देखता है और अपने पास्ट लाइफ की यादें ताज़ा करता है। उसे कोई मॉन्स्टर नहीं दिखता और लगता है कि शायद पुलिस ने पहले ही सब कुछ संभाल लिया। तभी उसे एक मॉन्स्टर की ऑरा और एक ह्यूमन की मौजूदगी का एहसास होता है और वो तेजी से वहां पहुंचता है। एक मॉन्स्टर एक सफेद बालों वाली लड़की को कोने में दबोच लेता है, जो डर से कांपती है और अपनी जान की भीख मांगती है। जैसे ही मॉन्स्टर उसे खाने की कोशिश करता है, हमारा लड़का बीच में आकर एक ही अटैक में उसे खत्म कर देता है। वो लड़की के कपड़ों पर एक पुलिस बैज देखता है, मान लेता है कि वो मैजिशियन पुलिस से है और उसे अगली बार सावधानी बरतने की सलाह देता है। वो उसका धन्यवाद करती है, लेकिन वो मैजिक सर्कल्स बनाकर वहां से गायब हो जाता है। लड़की सोचती है कि वो कौन था। उसे एक ग्रेट मैजिशियन लगता है, लेकिन वो हैरान होती है कि उसने बिना किसी चांटिंग के उस मॉन्स्टर को कैसे मारा। कुसानागी को अच्छा लगता है कि उसका चेहरा छिपा रहा, क्योंकि वो नया रीइंकार्नेट हुआ है और नहीं चाहता कि लोग उस पर ध्यान दें। वो हैरान होता है कि एक पुलिस मैजिशियन इतने कमजोर मॉन्स्टर से मरते मरते बच गई। उसे लगता है अब तो पुलिस भी कमजोर हो चुकी है। उसे यकीन हो जाता है कि इस जनरेशन के लोग मॉन्स्टर से नहीं लड़ सकते। वो मुस्कुराता है और समझ जाता है कि अब इंसानियत को फिर से उसकी ताकत की जरूरत है। वो फैसला करता है कि इस इलाके के सारे मॉन्स्टर्स को खुद ही खत्म करेगा। अगले दिन एकेडमी में टीचर सभी से मैजिक पावर टेस्ट के लिए तैयार रहने को कहता है। वो चाहता है कि एट्रीब्यूट्स और मैजिक पावर दोनों सही से मापे जाएं, क्योंकि मैजिशियन प्रोफेशन में ये जरूरी है। हमारा लड़का सोचता है कि उसकी पावर्स को इस अजीब से डिवाइस के बिना मेजर क्यों नहीं किया जा सकता। उसे स्टूडेंट्स के लिए ये जरूरी लगता है, लेकिन सोचता है कि एक टीचर को ये बेसिक मैजिक परसेप्शन तो आना ही चाहिए। मिजुहा आगे बढ़ती है और पूछती है कि क्या ये सही समय है। स्टूडेंट्स उन्हें बात करते देख हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि मिजुहा उसे क्यों बुला रही है। वो खुद को नोबल मैजिक हाउस मिजुहा युइका की दूसरी बेटी बताती है। कुसानगी को समझ नहीं आता कि नोबल फैमिली क्या होती है, तो वो बताती है कि ये 4 सबसे बड़ी जादुई फैमिलीज में से एक हैं। वो उसे नहीं पहचानता और पास्ट नोबल फैमिलीज को याद करता है। उसकी वीक मैजिक देखकर वो सोचता है कि इतनी कमजोर पावर के साथ ये नोबल होने का घमंड कैसे कर रही है। मिजुहा पूछती है कि वो इंटरेस्टेड क्यों नहीं है। उम्मीद करती है कि वो उसे लेकर ग्रेटफुल होगा। तडानो ईर्ष्या से दांत पीसता है और सोचता है कि वो दोनों क्या बात कर रहे हैं। कुसानेगी पूछता है कि एक नोबल उससे जैसे लो लाइफ से बात क्यों कर रही है। मिजुहा चिढ़ जाती है, लेकिन नोबल होने के नाते शांत रहने की कोशिश करती है। वो पूछता है कि क्या उसे कोई मानसिक समस्या है। मिजुहा को याद आता है कि कल उसके ऊपर ब्लास्ट हुआ था और कुसानेगी को कुछ भी नहीं हुआ था। वो सोचती है कि जरूर कुछ रहस्य है। तभी टीचर सबको मेजरमेंट्स के लिए तैयार रहने को कहता है और कुसानेगी मुस्कुराते हुए वहां से निकल जाता है। मिजुहा फैसला करती है कि वो उसके असेसमेंट्स के बाद उसका असली पावर देखेगी। तडानो कॉन्फिडेंटली अपनी पावर्स दिखाता है, माइनस फायर एट्रीब्यूट और 1000 मैजिक पावर। वो अपनी इंप्रूवमेंट पर खुश होता है। कुसानागी नोट करता है कि स्टैंडर्ड्स अब भी उसके जमाने जैसे ही हैं। फिर मिजुहा आती है और अपनी वाटर एट्रीब्यूट के साथ 2000 मैजिक पावर दिखाती है। सभी हैरान हो जाते हैं और टीचर दोनों की तारीफ करता है और कहता है कि ये फ्यूचर के ग्रेट मैजिशियंस बन सकते हैं। कुसानेगी इससे डिसअपॉइंटेड होता है और सोचता है कि 2000 मैजिक पावर तो एमेचर लेवल से ज्यादा कुछ नहीं। मिजुहा घमंड से उसे देखती है और अपने नोबल पावर को दिखाने की कोशिश करती है। वो सोचता है कि वो उसे घूर क्यों रही है। तभी टीचर उसे असेसमेंट्स के लिए बुलाता है। वो स्टूडेंट्स को कहते सुनता है कि पिछले साल उसकी परफॉर्मेंस कितनी खराब थी। तडानो को लगता है कि वो एम्बैरेसिंग रिजल्ट दिखाएगा। मिजुहा भी सोचती है कि वो कितना पावर छुपा रहा है, लेकिन यकीन नहीं करती कि वो उसे पीछे छोड़ सकता है। कुसानेगी पास्ट लाइफ में फेमस होने की परेशानी याद करता है और डिसाइड करता है कि वो अब पूरा पावर अनलीश करेगा। वो मुस्कुराता है और मशीन को चैलेंज करता है कि वो हिस्ट्री के सबसे महान सेज की ताकत को झेल सके। मशीन चमकने लगती है और एक तेज रोशनी की किरण पूरे बिल्डिंग से बाहर निकल जाती है। दूसरी क्लासेस के 2 स्टूडेंट्स भी इसे नोटिस करते हैं। मिजुहा हैरान हो जाती है क्योंकि मशीन अजीब तरह से बिहेव कर रही है। फिर मशीन तेज चमकने लगती है और एक बड़ा धमाका होता है। सारे स्टूडेंट्स खुद को ब्लास्ट से बचाने में लग जाते हैं। हमारा लड़का डिसअपॉइंटेड होता है कि मशीन इतनी जल्दी टूट गई, जबकि उसने अभी ठीक से कुछ किया ही नहीं। उसे शक है कि कोई भी उसका रियल मैजिक पावर सेंस नहीं कर पाया होगा। टीचर चिंता करता है कि सब ठीक हैं या नहीं। सब कहते हैं कि वो सेफ हैं। टीचर कुसानेगी से पूछता है कि क्या वो ठीक है
और कहता है कि वो तो एक्सप्लोजन के बीच में खड़ा था लेकिन फिर भी सेफ रहा, ये लक ही है। उसे शक होता है कि शायद डिवाइस मैलफंक्शन हो गया है और अब कुसानगी की पावर और एट्रीब्यूट को मेजर करना नामुमकिन है। कुसानगी पूछता है कि वो इतना परेशान क्यों हो रहा है। टीचर कहता है कि उसे स्टूडेंट्स को कॉम्बैट क्लास के लिए ग्रुप्स में बांटना है और असेसमेंट के बिना डिसाइड करना मुश्किल है। वो टडानो से कहता है कि वो कुसानगी को अपनी ग्रुप में ले ले। टडानो इस मौके को देखकर मान जाता है ताकि वो उसे बुली कर सके। टीचर खुश होता है कि टडानो ने अग्री किया। टडानो कुसानागी के पास आता है और ईवल एक्सप्रेशन के साथ कहता है कि वो कॉम्बैट क्लास में उसका इंतजार करेगा। सभी स्टूडेंट्स ओल्ड शिबुया पहुंचते हैं और टीचर बताते हैं कि वहां अब भी कुछ मॉन्स्टर्स रहते हैं जो ग्रेट कैलामिटी के वक्त बच गए थे। पुलिस और मैजिशियंस वहां रेगुलरली जाकर मॉन्स्टर्स से लड़ते हैं। एकेडमी के स्टूडेंट्स को भी किसी वजह से इसमें भाग लेना पड़ता है। टीचर कहता है कि घबराने की जरूरत नहीं क्योंकि ज्यादातर मॉन्स्टर्स पहले ही खत्म किए जा चुके हैं। हमारा लड़का एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि प्रैक्टिकल क्लास होगी। उसे उम्मीद है कि स्टूडेंट्स कम से कम कुछ मॉन्स्टर्स तो मार सकें क्योंकि अब वो ग्रुप्स में काम करेंगे। उसे याद आता है कि वो कल रात यहाँ आया था लेकिन अब उसे कुछ मॉन्स्टर्स की ऑरा महसूस हो रही है। वो सोचता है कि जब उसने कल सब साफ कर दिया था तो अब फिर से मॉन्स्टर्स कहाँ से आ गए। कुछ लड़कियों को कंपटीशन की बात करते हुए सुनकर उसे हैरानी होती है कि प्रैक्टिकल क्लास में भी स्टूडेंट्स इतने केयरफ्री कैसे हैं। मिजुहा उसे गौर से देख रही होती है। टीचर प्रैक्टिकल क्लास शुरू करता है और कहता है कि सभी एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। टडानो प्रोटैगनिस्ट को नोटिस करता है और उसे बुलाता है। वो अपने ग्रुप के साथ आता है और कुसानी को कहता है कि वो वहीं खड़ा रहे और उनके काम में दखल न दे। टडानो साफ करता है कि अगर कुसानी फिर से पंगा लेने की कोशिश करेगा तो वो बख्शेगा नहीं। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि अगर इन्हें उससे इतनी नफरत है तो उसे नजरअंदाज क्यों नहीं कर देते। टडानो गुस्से से कहता है कि वो बात न करे। उसे समझ नहीं आता कि मिजुहा फिर भी उससे बात क्यों करती है जबकि वो टोटली ट्रैश है। एमसी को हैरानी होती है और उसे पता चलता है कि टडानो को मिजुहा से फीलिंग्स हैं। टडानो गुस्से में आ जाता है। तभी प्रोटैगनिस्ट को कुछ महसूस होता है और बुलीज उस पर मैजिक से हमला करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उन्हें रोकने की चेतावनी देता है। टडानो कहता है कि अब माफी से काम नहीं चलेगा। कुसानेगी उसे पीछे देखने को कहता है लेकिन टडानो को लगता है कि वो कोई बहाना बना रहा है। टडानो जैसे ही पीछे देखता है पूरी ग्रुप एक टॉल मॉन्स्टर को देखकर डर जाती है। सब पसीने पसीने हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये डीमन सोल्जर यहाँ क्या कर रहा है। बाकी बुलीज टडानो को हाइप करते हैं कि वो उसे हरा देगा। टडानो घबराए हुए चेहरे के साथ हाँ कहता है और फायर मैजिक से हमला करता है। एक एक्सप्लोजन होता है और सबको लगता है कि मॉन्स्टर मर गया लेकिन स्मोक के हटते ही मॉन्स्टर वहीं खड़ा नजर आता है। टडानो के चेहरे से खून उतर जाता है और उसे कोई स्क्रैच तक नहीं दिखता। एमसी कहता है कि उसकी पैथेटिक लेवल 1 मैजिक डीमन सोल्जर पर कोई असर नहीं करेगी। मॉन्स्टर आगे बढ़ता है और पूरी ग्रुप डर जाती है। सब घुटनों पर गिर जाते हैं और कांपने लगते हैं। टडानो की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो डर के मारे पैंट में पेशाब कर देता है। लेकिन जैसे ही मॉन्स्टर उसे मारने वाला होता है वो प्रोटैगनिस्ट की पावर महसूस करता है और पीछे हट जाता है। कुसानेगी आगे बढ़ता है और सोचता है कि मॉन्स्टर को पता चल गया कि ग्रुप में सबसे ताकतवर कौन है। वो मॉन्स्टर से खुद भिड़ता है और अपनी पावर अनलीश करता है। मॉन्स्टर भी अपनी पूरी ताकत लगा देता है और मल्टीपल मैजिक सर्कल्स समन करता है। टडानो और उसकी ग्रुप को शक होता है कि प्रोटैगनिस्ट ये लड़ाई जीत पाएगा। सब मौत मान लेते हैं। मॉन्स्टर एक लेवल 2 मैजिक रॉक क्रीक का इस्तेमाल करता है। एक बड़ा पत्थर कुसानागी की तरफ आता है लेकिन वो बेफिक्र खड़ा मुस्कुराता है। वो एक लेवल 1 मैजिक फायर एरो का इस्तेमाल करता है और उसे डीमन सोल्जर की तरफ फेंकता है। उसकी फायर एरो उस बड़े पत्थर को पूरी तरह तोड़ देती है और फिर मॉन्स्टर को भी हिट करती है। एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है। टडानो और उसके साथी आंखें खोलते हैं। वो शॉक्ड होते हैं ये देखकर कि मॉन्स्टर मारा जा चुका है। टडानो सोचता है कि ये सब क्या हो रहा है और क्या कुसानेगी इसके पीछे है। उसे यकीन नहीं होता और वो मानता है कि कुसानेगी जैसे किसी इंसान के लिए ये मुमकिन ही नहीं। लेकिन प्रोटैगनिस्ट उसे बता देता है कि अगर वही इसका इस्तेमाल कर रहा है तो सिर्फ लेवल 1 मैजिक ही डीमन सोल्जर को हराने के लिए काफी है। उसे हैरानी होती है कि ऐसे मॉन्स्टर फिर से शिबुया में कैसे दिखाई दे रहे हैं जबकि उसने कल ही इस जगह को साफ किया था और सारे मॉन्स्टर्स को हराया था। वो सोचता है कि शायद ये किसी बड़े खतरे से पहले की कोई बुरी निशानी है। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि क्या उसे इस पूरी स्थिति को गंभीरता से लेना चाहिए। अचानक उसे अपने पिछले जीवन के विनाश की झलकियां याद आने लगती हैं। उसने कई लोगों को, जिनमें उसके प्रियजन भी शामिल थे, अपने सामने मरते देखा था। वो थोड़ा उदास हो जाता है और अपनी मुट्ठी भींच लेता है। प्रोटैगनिस्ट ये ठान लेता है कि अगर कैलामिटी फिर से आती है तो वो इंसानियत को बचाएगा। बाकी बुलीज मान लेते हैं कि उन्होंने कुसानागी को डीमन सोल्जर को हराते हुए देखा। वे सोचते हैं कि क्या ये वही कुसानागी है जिसे वे जानते हैं। टडानो गुस्से में दीवार पर मुक्का मारता है। वह परेशान है और उसे कुछ समझ नहीं आता। इस बीच मिजुआ सब कुछ दूर से देख रही होती है और कुसानी के बारे में और जानकर हैरान होती है।
मिजुआ एक लेवल 1 मैजिक जिसका नाम aqua saucer है निकालती है और एक कमजोर मॉन्स्टर को आसानी से हरा देती है। उसके क्लासमेट्स हैरान हो जाते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं। वह चिढ़ जाती है और सोचती है कि आम लोग इतनी आसानी से क्यों प्रभावित हो जाते हैं। उसे लगता है कि ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो एक जीनियस है। अचानक वो टडानो के ग्रुप को देखती है। मिजुहा अपने ग्रुप मेंबर्स से बाकी को संभालने के लिए कहती है और वहां से चली जाती है। उसे लगता है कि टडानो शायद फिर से प्रोटैगनिस्ट को परेशान कर रहा है और वो काफी उत्साहित हो जाती है। वो जल्दी से दौड़ती है ताकि ये नज़ारा मिस न हो जाए। वह एक दीवार के पीछे खड़ी होकर झांकती है। मिजुआ हैरान रह जाती है जब वो डीमन सोल्जर को देखती है। उसे शक है कि वे लोग ऐसे मॉन्स्टर से लड़ भी पाएंगे या नहीं, लेकिन डर के बावजूद वो लड़की मदद करने का फैसला करती है क्योंकि वो मिजुआ परिवार से है। उसे भरोसा है कि वो कुछ कर सकती है। मिजुहा उस ग्रुप की तरफ दौड़ती है और सबको चिल्लाकर भागने को कहती है। अचानक एक बहुत बड़ी फायर मैजिक की लहर उसके सामने आती है और डीमन सोल्जर से टकराती है। कुसानागी एक ही वार में उस मजबूत मॉन्स्टर को गिरा देता है। मिजुआ चौंक जाती है और सोचती है कि क्या ये सब प्रोटैगनिस्ट कर रहा है। उसे याद आता है कि कुसानागी पहले एक शर्मीला लड़का था जिसकी मैजिक पावर बेहद घटिया थी। अब वो यकीन नहीं कर पा रही कि वो उसी कुसानागी को देख रही है। उसने बहुत ध्यान से देखा लेकिन उसे कोई चैंटिंग नहीं सुनाई दी। मिजुआ को समझ नहीं आता कि ये कैसे मुमकिन है कि उसने सिर्फ लेवल 1 मैजिक से डीमन सोल्जर को हरा दिया, वो भी बिना एक भी मंत्र बोले। ये सब उसके लिए बहुत मुश्किल है मानना। वो जानती है कि हर डीमन की ताकत उसकी बॉडी पर मौजूद क्रिस्टल्स की संख्या से तय होती है। यही तरीका डीमंस के बीच रैंकिंग तय करने के लिए इस्तेमाल होता है। मैजिकल बीस्ट्स का रैंक 6 होता है, डीमन सोल्जर्स का 5वां, डीमन कैप्टन्स का 4था, डीमन जनरल्स तीसरे रैंक पर आते हैं, डीमन किंग का रैंक 2 होता है और सबसे ताकतवर डीमन जिसे डीमन गॉड कहा जाता है उसका रैंक 1 होता है। ये सारे रैंक डीमंस के लिए फिक्स होते हैं, इसलिए हर मॉडर्न मैजिशियन को पता है कि डीमन सोल्जर को हराने के लिए कम से कम लेवल 3 मैजिक की जरूरत होती है। वो नहीं मानती कि लेवल 1 मैजिक काफी है। कुसानेगी उसकी दिशा में चलने लगता है। उसे पता है कि अब छिपने की कोई वजह नहीं, इसलिए वो फिर से झांकती है और प्रोटैगनिस्ट को देखती है। वो उसे बुलाता है और कहता है कि ऐसे छुपकर झांकना बंद करे। वह शर्मिंदा हो जाती है और पूछती है कि उसे कैसे पता चला। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि अगर कोई मेज है तो ये न जानना तो बेवकूफ़ी होगी। मिजुआ कंफ्यूज हो जाती है। उसे निराशा होती है ये देखकर कि वे लोग सच में मैजिक को महसूस भी नहीं कर सकते। लड़का वहां से चलता है। वो उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकता। मिजुहा एक्सप्लेनेशन मांगती है और उसके पीछे दौड़ती है, लेकिन गली में कोई नहीं होता। कुसानेगी एक बिल्डिंग पर कूद जाता है और लड़की को ढूंढते हुए देखकर चिढ़ जाता है। वो शहर में मॉन्स्टर्स चेक करने निकलता है और पाता है कि अब डीमन सोल्जर्स नहीं बचे हैं, लेकिन मैजिकल बीस्ट्स की संख्या अभी भी काफी है। टडानो की डीमन सोल्जर के सामने घटिया परफॉर्मेंस को देखकर उसे शक होता है कि बाकी स्टूडेंट्स ऐसे बीस्ट्स को हरा भी पाएंगे। प्रोटैगनिस्ट कुछ मैजिकल बीस्ट्स खत्म करने का फैसला करता है। उसका शरीर चमकने लगता है और वो अपनी मैजिक एक्टिवेट करता है। वो पूरे अबैंडन शहर के इलाके को कवर कर पाता है, इसलिए वो 2 मैजिक सर्कल्स निकालता है और अपनी लेवल 2 मैजिक जिसका नाम बैरेट है इस्तेमाल करता है। आसमान में कई लाइट बीम्स शूट होकर शिबुया में फैल जाती हैं। टडानो और उसका ग्रुप इन्हें देखता है और सोचता है कि ये शूटिंग स्टार्स हैं। मिजुआ इसे मैजिक पहचानती है और सोचती है कि एक साथ इतनी सारी मैजिक एबिलिटीज किसने अनलीश की होंगी। शिबुया के अंदर कहीं 2 स्टूडेंट्स कई मैजिकल बीस्ट से घिर जाते हैं। वे उम्मीद छोड़ देते हैं और मान लेते हैं कि अब उनकी मौत तय है, लेकिन जैसे ही मॉन्स्टर लड़की की तरफ बढ़ता है वो अचानक रुकता है और दर्द से चीखता है क्योंकि उसे एक तेज लाइट बीम लगती है। स्टूडेंट्स एक दूसरे से पूछते हैं कि वे ठीक हैं या नहीं। प्रोटैगनिस्ट ऊपर से सब देख रहा होता है। वो मॉन्स्टर्स को मारने में मजा महसूस करता है। वो देखता है कि सब मॉन्स्टर्स मर रहे हैं और तभी उसे एहसास होता है कि उसने हद पार कर दी है और लगभग शिबुया के सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर डाला है। कुसानेगी चिंतित हो जाता है और सोचता है कि अब क्लास आगे चलेगी या नहीं। उसे अफसोस होता है कि उसने खुद को थोड़ा रोका नहीं। वो शहर में घूमने के लिए मैजिक सर्कल्स का इस्तेमाल करता है और एक छिपी हुई गली में उतरता है। वो अब अपनी पावर्स को जरूरत से ज्यादा छुपाना नहीं चाहता, लेकिन सारा ध्यान उसे परेशान करता है। वो अपने क्लासमेट्स और टीचर्स से मिल जाता है। टीचर एक मैजिकल बीस्ट की लाश को चेक करता है और सोचता है कि इतने सारे कैसे बच गए। उसे लगा था कि ज्यादातर तो पहले ही मार दिए गए थे। उसे लगता है कि कोई स्किल्ड इंडिविजुअल ने इन्हें मारा है, क्योंकि एक बार में मॉन्स्टर को मारना आसान नहीं होता। उसे वो मैजिक याद आता है जिससे मॉन्स्टर्स मरे थे। वो जानता है कि इतनी सारी मैजिक बुलेट्स चलाना नल एट्रीब्यूट में आता है। हैरान होकर वो मानता है कि उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। वो मानता है कि चीजें हाथ से निकल जाती अगर वो मैजिक नहीं होती। वो जानता है कि 2 मैजिक बुलेट्स फायर करना भी इम्प्रेसिव है, और अगर ये संख्या 6 या उससे ऊपर हो जाए तो कोई एवरेज स्टूडेंट ऐसा नहीं कर सकता। स्टूडेंट्स गुस्से में चिल्लाते हैं कि उन्हें इतने सारे मॉन्स्टर्स क्यों झेलने पड़े और लगभग जान से हाथ धो बैठे।
टीचर झुककर माफी मांगता है। उसे याद आता है कि उसने पुलिस से पुष्टि की थी कि ज्यादातर मॉन्स्टर्स पहले ही साफ कर दिए गए थे, और वो अफसोस करता है कि उसने स्कूल से दोबारा पुष्टि नहीं की। वो पूरी क्लास को खतरे में डालने के लिए दिल से माफी मांगता है। एक लड़की पूछती है कि क्या कोई उन्हें बचाने आया था। टीचर कहता है कि उसे कोई आइडिया नहीं, लेकिन ये पुलिस या कोई ऑफिशियल मेज नहीं था, शायद कोई इलीगल मैजिशियन था। वह दिल से उस अनजान रक्षक का शुक्रिया अदा करता है। प्रोटैगनिस्ट मुस्कुराता है क्योंकि वो टीचर को अपनी तारीफ करते हुए सुनता है। वो देखता है कि कुछ स्टूडेंट्स उसकी मैजिक बुलेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। सभी ये जानना चाह रहे हैं कि वे क्या थीं। कुसानागी राहत महसूस करता है कि सभी ठीक हैं, यहाँ तक कि उसके बुलीज भी। तडानो गुस्से में अपने दांत पीसता है। पूरा ग्रुप प्रोटैगनिस्ट को घूरता है। मिजुआ को याद आता है कि उसने कुसानागी को अकेले डीमन सोल्जर को हराते हुए देखा था, वो भी लेवल 1 मैजिक से, और फिर कुछ इन्फिनिट मैजिक जैसा इस्तेमाल करते हुए। उसे लगता है कि क्या दोनों काम कुसानागी ने ही किए हैं। फायर और नल दो अलग एट्रीब्यूट्स हैं और उसे शक है कि कोई स्टूडेंट दोनों रख सकता है, यहाँ तक कि कुसानागी भी नहीं। वो खुद को शांत करती है और सोचती है कि शायद नल एट्रीब्यूट किसी और का है, लेकिन वो अब भी ये नहीं समझ पा रही कि कुसानागी ने डीमन सोल्जर को अकेले कैसे हराया। टडानो का ग्रुप कहता है कि शायद लेजर बीम्स के पीछे भी वही है। टडानो इसे नामुमकिन कहता है, लेकिन उसका दोस्त याद दिलाता है कि कुसानागी ने डीमन सोल्जर को भी हराया था। टडानो गुस्से में अपने दोस्त को चुप रहने के लिए कहता है और धमकी देता है कि वो मर जाएगा। उसके दोस्त डर जाते हैं। टडानो साफ कर देता है कि वो कभी नहीं मानेगा कि कुसानागी जैसी कोई हस्ती ये सब कर सकती है। उसे लगता है कि कुसानागी कुछ छुपा रहा है। उसके लाकी सहमत होते हैं और उन्हें याद आता है कि कुसानागी कितना डरपोक था। टडानो गुस्से में चिल्लाता है कि वो साबित करेगा कि कुसानागी चीटिंग कर रहा है। वो ठान लेता है कि वो उसे एक कोने में धकेलकर उसकी असली पहचान उजागर करेगा। स्कूल के बाद कुसानागी बाहर निकलता है और उसे एक बड़े पुलिस के गैंग ने घेर लिया है। टडानो आगे आता है और कहता है कि वो काफी समय से इंतजार कर रहा था। प्रोटैगनिस्ट चिढ़ जाता है और उन्हें सलाह देता है कि इतनी जिद अगर वे मैजिक सीखने में लगाएं तो बेहतर हो। टडानो मानता है कि उसे ऐसा कुछ कहने का हक नहीं है, क्योंकि वो भी तो चीट करता है। कुसानागी उस पर लगाए गए चीटिंग के इल्जाम से कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन टडानो जोर देता है कि वो जरूर कोई सस्ते ट्रिक्स छुपा रहा है। उनकी बकवास से थक कर कुसानागी समझ जाता है कि अब उनसे बात करने का कोई मतलब नहीं है। टडानो उसे फॉलो करने का आदेश देता है। वो कुसानागी की तारीफ करता है कि उसने भागने की कोशिश नहीं की। कुसानागी साफ करता है कि ऐसा करने की कोई वजह नहीं है, लेकिन तादानो उस पर विश्वास नहीं करता और हमला कर देता है, एक घूंसा मारते हुए, ये जानते हुए कि कुसानागी पब्लिक पार्क में मैजिक का इस्तेमाल नहीं करेगा। घूंसा उसके चेहरे पर लगता है, लेकिन कुसानागी पर कोई असर नहीं होता। गुंडों का पूरा गैंग उस पर टूट पड़ता है, लेकिन वो धैर्य बनाए रखता है और पलटकर वार नहीं करता। तादानो पूछता है कि क्या हुआ है, ये मानते हुए कि कुसानागी बिना मैजिक के कुछ नहीं कर सकता। वो लगातार हमला करता है और ये भी साफ कर देता है कि वो नहीं रुकेगा और चाहे कुछ भी हो जाए कुसानागी को मार डालेगा। प्रोटैगनिस्ट को निराशा होती है। उनके हमलों से उसे एक खरोंच तक नहीं आती। उसकी मैजिकल पावर उसे किसी भी फिजिकल अटैक से खुद ब खुद बचा लेती है। चिढ़कर वो झूठ मूठ घायल होने का नाटक करता है ताकि तादानो की संतुष्टि हो सके। तभी अचानक कोई पीछे से आता है और पूछता है कि वो लोग कुसानागी पर हमला क्यों कर रहे हैं। तादानो पीछे मुड़कर देखता है, वो मिजुहा है। गुंडा शर्मिंदा हो जाता है और सफाई देने की कोशिश करता है। वो मिजुहा से कहता है कि वो लोग तो बस मजाक कर रहे थे, लेकिन मिजुहा उसकी बातों में नहीं आती और उसे कुसानागी को परेशान करने के लिए डांटती है। वो अपने क्लासमेट्स की हरकतों से निराश है और सोचती है कि क्या इन्हें अपनी हरकतों पर शर्म नहीं आती। तादानो को अजीब लगता है, लेकिन वो सारा दोष कुसानागी पर डालता है। उसे लगता है कि अब मिजुहा उससे नफरत करती है, सिर्फ कुसानागी की वजह से। वो मिजुहा को देखता है जब वो प्रोटैगनिस्ट का हाथ पकड़कर उसे वहां से बाहर ले जा रही होती है। तादानो ये देखकर जल जाता है और पूरी तरह तंग आ जाता है। वो अब खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाता और गुस्से में आकर मैजिक अटैक करने की कोशिश करता है। कुसानागी चिढ़ जाता है। तादानो उसे खत्म करने के लिए तैयार हो जाता है और उसके साथी भी अपना मैजिक एक्टिवेट करते हैं। मिजुहा पूछती है कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। पूरा ग्रुप एक फायर अटैक करता है प्रोटैगनिस्ट की तरफ। मिजुहा को पता है ये कितना खतरनाक हो सकता है, इसलिए वो उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो समय पर नहीं पहुंच पाती। कुसानागी सारे अटैक्स को सीधे झेल लेता है। तादानो आत्मविश्वास से हंसता है। उसे लगता है कि अब कोई चालाकी काम नहीं आएगी और कुसानागी नहीं बच पाएगा। उसके साथी चिंतित हो जाते हैं और पूछते हैं क्या वो मर गया। तादानो उन्हें मूर्ख कहता है और कहता है कि बस वो लोग स्कूल के बाहर मैजिक यूज कर रहे थे और कुसानागी उस झगड़े में फंस गया। जैसे ही धुआं हटता है, कुसानागी कहता है कि वो बस धैर्य रख रहा था, क्योंकि वो सब उसके लिए बस नादान बच्चे हैं, लेकिन अब उन्हें सबक सिखाना जरूरी है। वो गंभीर हो जाता है और तादानो से कहता है कि उन्हें मिजुहा को इसमें नहीं घसीटना चाहिए था। तादानो चिल्लाता है और दोनों को इस हालत का जिम्मेदार ठहराता है। वो कहता है अब वो नहीं रुकेगा जब तक कुसानागी मर नहीं जाता।
वो एक और मैजिक सर्कल निकालता है और सब मिलकर एक साथ अटैक करते हैं। हमारा बॉय एक छोटा सा मैजिक सर्कल निकालता है। बुली उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि वो सिर्फ दिखावा कर रहा है, लेकिन तभी प्रोटैगनिस्ट मैजिक ड्रेन का इस्तेमाल करता है। हरे रंग की अजीब टेंटेकल्स उस छोटे सर्कल से निकलती हैं और पूरे गैंग को पकड़ लेती हैं। सभी घबरा जाते हैं और खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाकाम रहते हैं। उनकी सारी ताकत धीरे धीरे खींची जाती है और एक एक करके सब बेहोश हो जाते हैं। कुसानागी निराश होता है। उसे लगा था ये लोग थोड़ी देर और टिकेंगे। उसे उम्मीद है ये बुली अब सुधर जाएंगे। मिजुहा कंफ्यूज हो जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि अभी उसने मैजिक देखा। वो हैरान है कि पूरा गैंग कैसे बेहोश हो गया, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि ये सब कैसे हुआ। कुसानागी उठता है और जाने लगता है, लेकिन मिजुहा उसे रोकती है और पूछती है कि क्या हुआ। वो पूछती है कि ये कैसा मैजिक था और उसे याद आता है कि कुछ दिन पहले तो कुसानागी कोई भी स्पेल ठीक से कास्ट नहीं कर पाता था। वो सवाल करती है कि वो असल में है कौन। प्रोटैगनिस्ट उसके सवालों से परेशान हो जाता है और कहता है कि वो कुछ और कर ले, इतनी अजीब बातें पूछना बंद करे। मिजुहा ब्लश करने लगती है और उसे थैंक यू बोलती है उसे बचाने के लिए। वो कहती है अब तो कम से कम उसके सवालों का जवाब दे दो, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। वो शर्मिंदा होती है और सोचती है कि वो फिर से उसे छोड़कर चला गया। रात में कुसानागी दोबारा पुराने शिबुया में आता है और अपने मैजिक सर्कल से मूव करता है। उसे दिन में अजीब एहसास हुआ था, इसलिए वो वापस आया ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है। वो देखता है कि वहाँ फिर से मॉन्स्टर्स हैं, जबकि उसने दिन में सबको मार दिया था। उसे लगता है ये कोई बुरा संकेत है। प्रोटैगनिस्ट को भरोसा है कि अगर ये मॉन्स्टर्स सिर्फ पुराने शिबुया में आ रहे हैं तो वो अकेले संभाल सकता है, लेकिन उसे दूसरे इलाकों में भी उनकी मौजूदगी महसूस होती है। उसे लगता है ये पुलिस के लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा और वैसे भी अच्छे मैजिशियन बहुत कम हैं। वो जानता है कि वो अकेले पूरे देश में फैल रहे मॉन्स्टर्स को नहीं रोक सकता, इसलिए वो सोचता है पहले एक प्लान बनाए। शुरुआत में वो सोचता है पहले पुराने शिबुया के सारे मॉन्स्टर्स को चुपचाप खत्म कर देता है। वो फिर से मैजिक बुलेट्स का इस्तेमाल करता है और कई मॉन्स्टर्स को एक साथ मार देता है। एक शराबी आदमी गलती से एक खतरनाक जगह में चला जाता है। अचानक एक मॉन्स्टर उसके पीछे आता है, लेकिन कुसानागी उसे फौरन खत्म कर देता है। वो आदमी कुसानागी को देखता है, लेकिन उसे अपनी कल्पना समझकर वहां से निकल जाता है। हमारा बॉय उम्मीद करता है कि उसे किसी ने देखा ना हो। वो मैजिक सर्कल से ऊपर कूदता है, लेकिन कोई उसका वीडियो बना लेता है। वो आदमी हैरान होता है और सोचता है कि उसका वीडियो वायरल हो जाएगा। वो एक सेकंड भी नहीं गंवाता और वीडियो ऑनलाइन पोस्ट कर देता है। अगले दिन तादानो, कुसानागी और मिजुहा को प्रिंसिपल के ऑफिस बुलाया जाता है। क्लास टीचर कहता है कि उसे खबर मिली है कि कुछ स्टूडेंट्स ने स्कूल के बाहर मैजिक यूज किया है और वो साफ कर देता है कि अगर कोई पकड़ा गया तो उसे तुरंत स्कूल से निकाला जाएगा। वो उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका देता है। तादानो तुरंत कुसानागी की तरफ इशारा करता है और उसे दोष देता है कि वही झगड़ा करने आया था। कुसानागी तादानो की झूठ बोलने की कला देखकर हैरान होता है और समझता है कि अब उसे बोलना ही पड़ेगा, भले ही उसे कितना भी झंझट लगे। लेकिन तभी मिजुहा बोल उठती है और कुसानागी का बचाव करती है। वो प्रिंसिपल को बताती है कि बाकी सब झूठ बोल रहे हैं और असल में कुसानागी तो तादानो और उसके दोस्तों से बचने की कोशिश कर रहा था, जिन्होंने पहले मैजिक अटैक किया। टीचर ध्यान से सुनता है और जानता है कि कुसानागी ने भी मैजिक यूज किया है। मिजुहा उसे सेल्फ डिफेंस कहती है और कहती है कि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। कुसानागी मिजुहा के सपोर्ट से हैरान होता है। तादानो फिर सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन मिजुहा उसे डांट देती है और कहती है कि वो कितना गिरा हुआ इंसान है जो कुसानागी को परेशान करता है और फिर सब कुछ उसके सिर मर देता है। वो समझ नहीं पा रही कि उसे अपने आप पर शर्म क्यों नहीं आती। तादानो गुस्से में कुसानागी को कचरा कहता है और कहता है कि वो इस स्कूल के लायक नहीं है। मिजुहा साफ कहती है कि तादानो ही असली कचरा है और इस अकेडमी के लायक नहीं है। तादानो अब भी घमंडी बना रहता है और कहता है कि वो क्लास का टॉप स्टूडेंट है और सिर्फ वही मिजुहा के साथ खड़ा होने के लायक है, कुसानागी नहीं। मिजुहा समझ नहीं पाती वो क्या बकवास कर रहा है। तादानो उसे चेतावनी देता है कि कुसानागी का साथ देना बंद कर दे और उससे कहता है कि उसकी औरत बन जाए। मिजुहा गुस्से से कहती है कि कभी भी वो ऐसे गंदे इंसान को नहीं चुनेगी। तादानो इस रिजेक्शन से सदमे में चला जाता है। कुसानागी समझता है उसने ऐसा क्यों कहा, लेकिन उसे लगता है मिजुहा ने थोड़ा ज्यादा कर दिया। तादानो बेहोश हो जाता है। प्रिंसिपल साफ करता है कि वो ऐसे स्टूडेंट्स को नहीं रखना चाहता जो मैजिक का गलत इस्तेमाल करें और दूसरों को नुकसान पहुंचाएं। वो तादानो और उसके पूरे ग्रुप को स्कूल से निकाल देता है। तादानो के साथी खुद को बचाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि वो बस तादानो के कहने पर सब कर रहे थे। टीचर कुसानागी और मिजुहा को क्लास में वापस जाने की इजाजत देता है। मिजुहा गुस्से में तादानो को सबसे घटिया लड़का कहती है। हमारा बॉय पूछता है कि अब जब वो निकाले गए हैं तो आगे क्या होगा। वो बताती है कि अब उनके लिए मैजिशियन बनना नामुमकिन है और ये तो बिल्कुल साफ है। उसे समझ नहीं आता कुसानागी ने खुद के लिए कुछ कहा क्यों नहीं। वो कहता है कि वो कहने ही वाला था, लेकिन उसने मौका नहीं
नहीं दिया। अचानक उसे कुछ याद आता है। वो पूछती है क्या हुआ। कुसानागी कहता है कि वो बस सोच रहा था कि उसने उसे कितनी बार बचाया, पहले क्लास में और फिर प्रिंसिपल के सामने। वो कहता है कि वो वाकई में एक अच्छी लड़की है जो हमेशा उसकी मदद करती है। मिजुहा एकदम ब्लश करने लगती है और शर्मिंदा होकर कहती है कि चुप रहो। वो तेजी से क्लासरूम की तरफ भाग जाती है ताकि पहले अंदर जा सके। कुसानागी उसे जाते हुए देखकर मुस्कुराता है। उसे लगता है कि पुराना कुसानागी मर चुका है और वो इस शरीर में दोबारा जन्मा है। हमारा बॉय सोचता है कि शायद उसे बुली किया गया था या शायद कार एक्सीडेंट हुआ था। वो अभी तक सच्चाई नहीं जानता, लेकिन अब जब बुलियों को सजा मिल चुकी है तो उसे सुकून मिलता है। वो उम्मीद करता है कि सब ठीक होगा और मुस्कुराता है। प्रिंसिपल 2 सीनियर स्टूडेंट्स को बुलाकर बताता है कि कुछ स्टूडेंट्स ने मैजिक यूज किया और आपस में भिड़ गए। वो उन्हें भरोसा दिलाता है कि किसी को चोट नहीं आई। एक सीनियर स्टूडेंट पूछती है कि अगर कोई दिक्कत नहीं तो उसे क्यों बुलाया गया। प्रिंसिपल कहता है कि उनमें से एक स्टूडेंट युइका मिजुहा है। ब्लू हेयर्ड स्टूडेंट समझ जाती है और प्रिंसिपल को जानकारी देने के लिए धन्यवाद कहती है। वो कहती है कि उसकी फैमिली स्कूल में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड है। प्रिंसिपल सोचता है कि कुसानागी असाधारण रूप से ताकतवर है, क्योंकि एक साथ इतने सारे मैजिशियनों से लड़ना लगभग नामुमकिन है। एक आम स्टूडेंट ऐसा नहीं कर सकता जब तक कि उसमें कोई रहस्यमय ताकत ना छुपी हो। वो सोचता है कि क्या कुसानागी उनसे भी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन ब्लू हेयर्ड लड़की इसका इनकार करती है। वो उस लड़के के बारे में जानने की जिज्ञासा रखता है और कहता है कि वो खुद उससे मिलना चाहता है। वो सोचती है कि कुसानागी कितना योग्य है, इस पर तय होगा कि उसकी छोटी बहन को स्कूल से निकाला जाए या नहीं। वो मिजु हारुका है जो तीसरे साल की क्लास से है और उसके साथ उसका दोस्त कात्सुरागी ryuji भी तीसरे साल में ही है। कुसानागी अब थोड़ा डिमोटिवेटेड महसूस करता है क्योंकि उसकी जिंदगी फिर से शांत हो गई है। उसे कुछ क्लासमेट्स को ब्लैक मेज के बारे में बात करते हुए सुनाई देता है और सोचता है कि शायद ये उसी मैजिक नोबल से जुड़ा कुछ है जिसके बारे में उसने सीखा था, लेकिन वो फैसला करता है कि अभी इसके बारे में परवाह नहीं करेगा। तभी टीचर आता है और कुसानागी को बाहर बुलाता है असेसमेंट टेस्ट के लिए। वो समझाता है कि जिन स्टूडेंट्स को पिछली बार टेस्ट नहीं किया जा सका उनके पास अब फिर से मौका है। मिजुआ नोटिस करती है कि क्या हो रहा है और खुश होती है कि अब वो हमारे बॉय के बारे में और जान पाएगी। तभी वो देखती है कि उसकी बड़ी बहन रुका, मिजुआ और कात्सुरागी अंदर आ रहे हैं। वो सोचती है कि उसकी बहन अचानक कहां से आ गई। टीचर घोषणा करता है कि अब कुसानागी की बारी है मैजिक पावर असेसमेंट टेस्ट की। हमारा बॉय याद करता है कि पिछली बार उसने मशीन तोड़ दी थी, तो वो अब सावधानी से पावर कंट्रोल करके कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे अजीब महसूस होता है। उसे बहुत थकावट होती है और उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। टीचर पूछता है कि वो ठीक है या नहीं और मशीन की रीडिंग चेक करता है। मिजुआ और टीचर दोनों चौंक जाते हैं क्योंकि मशीन के मुताबिक उसका एट्रीब्यूट नन है और मैजिक पावर सिर्फ 100 दिखा रही है। ये देखकर कात्सुरागी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। कुछ स्टूडेंट्स कुसानागी को लेकर बात करने लगते हैं कि ये पूरे बैच की सबसे कम मैजिक पावर है और उसे बेकार बता देते हैं क्योंकि उसके पास कोई एट्रीब्यूट भी नहीं है। कात्सुरागी मान लेता है कि जो बात उन्होंने प्रिंसिपल से सुनी थी वो झूठ थी और कुसानागी ने खुद से उन डिलिंक्वेंट्स को हराया, ये सच नहीं है। रुका निराश होती है और निकलने का फैसला करती है क्योंकि अब रुकने की कोई वजह नहीं है। स्टूडेंट्स नोटिस करते हैं कि कुसानागी सिर्फ टेस्ट से ही थक गया है, जो समझ में आता है क्योंकि उसकी मैजिक पावर बहुत कम है। टीचर उसे समझाता है कि मैजिक पावर ही सब कुछ नहीं होती, लेकिन मिजुआ को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। उसे याद है कि उसने अपने सामने हमारे बॉय को डीमन सोल्जर को हराते हुए देखा था और जानती है कि वो एक साथ फायर और नल दोनों एट्रीब्यूट यूज कर सकता है। वो सोचती है कि क्या ये कोई ट्रिक है, क्योंकि उसने कभी नहीं सुना कि कोई मेज अपने मैजिक पावर को छुपाने के लिए कुछ ऐसा करे। हमारा प्रोटैगनिस्ट राहत महसूस करता है और इस रिजल्ट से खुश है। वो किसी तरह का मैजिक मैनिपुलेशन करता है जिससे रिजल्ट को बदला जा सके, भले ही इससे उसके शरीर पर असर पड़ रहा है। उसे लगता है अब वो इसे कंट्रोल करना सीख गया है। जैसे ही वो रूम से निकलता है उसे मिजुआ मिलती है और पता चलता है कि वो वहां सिर्फ क्यूरियोसिटी से आई थी। तभी रुका दोनों को स्कूल हॉल में रोक लेती है। कुसानागी पूछता है कि ये दोनों कौन हैं। रुका खुद और कात्सुरागी का परिचय देती है। वो उसके फैमिली नेम को पहचानता है और पूछता है कि क्या उसे उससे कुछ चाहिए। रुका कहती है कि उसे उससे कोई दिलचस्पी नहीं है और अपनी बहन की तरफ बढ़ जाती है। मिजुहा चिंतित हो जाती है और रुका निराशा से कहती है कि उसकी बहन कुछ डिलिंक्वेंट से भी नहीं जीत सकी। उसे पता चलता है कि मिजुआ को किसी ऐसे ने बचाया जिसकी मैजिक पावर सिर्फ 100 है और वो पूछती है कि क्या ये सब सच है। मिजुआ इसे स्वीकार करती है, जिससे रुका गुस्से में आ जाती है और मिजुआ से कहती है कि वो अकेडमी छोड़ दे। मिजुआ समझ नहीं पाती कि वो ऐसा बिना किसी वजह के क्यों कह रही है। रुका उसे याद दिलाती है कि उसने कभी कोई मैच नहीं जीता, चाहे वो एकेडमिक्स हो, स्पोर्ट्स हो या मैजिक क्राफ्ट,
हर बार वो हारी है। रुका को नहीं लगता कि मिज़वा के पास मेज बनने की काबिलियत है। वो कहती है कि मिज़वा के लिए अब काफी है और उसे किसी नॉर्मल स्कूल में चले जाना चाहिए। मिज़वा रोने लगती है लेकिन कुछ कह नहीं पाती। उसकी बहन फिर कंफर्म करती है कि क्या उसे सब समझ में आया और मिज़वा घबराकर कहती है हाँ। कुसानिगी आखिरकार बीच में आता है और रुका को घमंडी कहता है। रुका ठंडी नजरों से पूछती है कि उसने क्या कहा। कुसानिगी बताता है कि वो बिना रुके बकवास कर रही है और अपनी छोटी बहन की बात सुनने का भी वक्त नहीं दे रही। उसे साफ लगता है कि वो घमंड से भरी हुई है। रुका कहती है कि ये एक फैमिली का मामला है और उसे बोलने का कोई हक नहीं है। कुसानिगी हैरान होता है कि वो इसे बातचीत कह रही है जबकि असल में वो अपनी बहन पर हुक्म चला रही है। वो कहता है कि रुका को भी किसी के जीने के तरीके पर रोक लगाने का कोई हक नहीं है। वो कहता है कि रुका बहुत खराब है जो अपनी बहन को जबरदस्ती वो छोड़ने को कह रही है जो वो बनना चाहती है। रुका कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि उसकी नालायक बहन में मेज बनने की काबिलियत नहीं है क्योंकि वो उससे कभी नहीं जीत पाई। मिज़वा रोते हुए मान लेती है कि उसकी बहन सही है। वो खुद पर विश्वास नहीं कर पाती और सोचती है कि वो खुद से झूठ बोलती आई है कि उसमें टैलेंट है। वो मानती है कि वो खुद को एक जीनियस समझती रही लेकिन असल में वो कुछ नहीं है। कुसानिगी कॉन्फिडेंस से कहता है कि मिज़वा रुका को हरा सकती है। वो मुस्कुराता है जिससे सब कंफ्यूज हो जाते हैं। रुका पूछती है क्या वो उसे चैलेंज कर रहा है और वो कहता है कि अभी नहीं लेकिन कुछ वक्त चाहिए। रुका 2 हफ्ते का टाइम देती है और सुझाव देती है कि एक 2-on-2 मैजिक ड्यूएल हो। कुसानागी हैरान होता है लेकिन उसे नॉनसेंस कहकर मान जाता है। वो मिज़वा से पूछता है क्या वो इसके लिए तैयार है और मुस्कुराते हुए पूछता है। मिज़वा शांत हो जाती है और रोना बंद कर देती है। अब वो डिटरमाइंड हो जाती है और चैलेंज को स्वीकार कर लेती है। जब सब तय हो जाता है कुसानागी कहता है कि अगर वो जीत गए तो ये मुद्दा दोबारा नहीं उठेगा। रुका दांव लगाती है कि अगर वो और कत्सुरागी जीत गए तो मिज़वा को एकेडमी छोड़नी होगी। वो चेतावनी देती है कि वो बख्शने वाली नहीं है इसलिए उन्हें पूरी तैयारी के साथ सच का सामना करना होगा। कुछ देर बाद मिज़वा और कुसानागी रूफटॉप पर होते हैं। मिज़वा उससे मदद मांगती है और चाहती है कि वो उसे मैजिक सिखाए ताकि वो जल्दी सुधार कर सके। कुसानागी समझ जाता है कि उसे रूफटॉप पर क्यों बुलाया गया। वो पूछता है कि क्या वो वाकई किसी ऐसे से सीखना चाहती है जिसकी मैजिक पावर सिर्फ 100 है और जिसे सब ट्रैशी मानते हैं। लेकिन मिज़वा उसके झांसे में नहीं आती और पहले से जानती है कि वो अपनी असली ताकत छुपा रहा है। उसे लगता है कि वो उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। कुसानिगी नोटिस करता है कि इस बार मिज़वा पीछे हटने वाली नहीं है। उसे लगता है कि वो जानती है कि कुसानिगी को स्ट्रांग बनने का तरीका पता है, तभी उसने उसकी बहन को चैलेंज किया। उसे पता है कि रुका वो टाइप है जो हर चीज को कंट्रोल करना चाहती है, ये उसकी नेचर में है, इसलिए उसने उसे प्रोवोक किया ताकि वो खुद लड़ाई के लिए सामने आए। लेकिन वो ये बात मिज़वा को नहीं बता सकता। मिज़वा झुककर उससे गिड़गिड़ाकर मदद मांगती है। कुसानागी हार मान लेता है और मान जाता है कि वो उसे स्ट्रांग बनने में मदद करेगा। मिज़वा फिर से कंफर्म करने के लिए पूछती है। कुसानागी उसे पहले ही वार्न करता है कि उसे उसकी हर बात माननी होगी और एक बार ट्रेनिंग शुरू हो गई तो वापस मुड़ने का कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। वह तुरंत ही उसकी सभी शर्तों को मान जाती है। कुसानागी के लिए मना करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो इतनी विनम्रता से उससे मदद मांग रही है और वैसे भी शाबुया में जितने मॉन्स्टर्स उसने देखे हैं उसके बाद एक मेज को ट्रेन करना एक समझदारी भरा कदम लग रहा है। वो तय करता है कि आज से ही उसकी ट्रेनिंग शुरू करेगा और सोचता है कि प्रैक्टिस के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी। मिज़वा शर्माते हुए एक हल्की सी मुस्कान के साथ उसे अपने घर आने का न्योता देती है। कुछ देर बाद वे दोनों उसके घर पहुंचते हैं। कुसानागी उसके बड़े घर को देखकर चौंक जाता है, लेकिन मिज़वा को लगता है कि ये तो आम बात है क्योंकि उसके पिता एक नोबल मेज हैं। मिज़वा को अचानक याद आता है कि ये पहली बार है जब उसने किसी लड़के को अपने घर बुलाया है। वो सोचती है कि कहीं उसे ये अजीब तो नहीं लगा, हालांकि उसके मन में कोई गलत इरादा नहीं है। कुसानागी कहता है कि चलो शुरुआत करते हैं, लेकिन देखता है कि मिज़वा तो किसी ख्याल में खोई हुई है, तो वो उसे उइका कहकर बुलाता है। उसका पहला नाम सुनकर मिज़वा शर्मा जाती है, लेकिन कुसानागी कहता है कि वो सिर्फ कंफ्यूजन से बचने के लिए ऐसा कह रहा है क्योंकि उसकी बहन का नाम भी मिज़वा है। मिज़वा को थोड़ी निराशा होती है उसका जवाब सुनकर। कुसानागी पूछता है कि क्या कोई और नाम है जिससे वो उसे बुला सकता है, लेकिन वो उइका नाम से सहमत हो जाती है। इसके बाद वो ट्रेनिंग शुरू करता है और मिज़वा से कहता है कि वो उसका ध्यान रखे। सबसे पहले कुसानागी उससे पूछता है कि मैजिक पावर क्या होती है। मिज़वा को लगता है ये आसान है और वो जवाब देती है कि ये वो ऊर्जा होती है जिससे कोई मैजिक परफॉर्म करता है और ये हर किसी के शरीर में होती है। फिर वो उससे इनकेंटेशंस के बारे में पूछता है। उइका आत्मविश्वास से जवाब देती है कि ये एक तरह का प्रोग्राम होता है जो अपने आप मैजिक को अटैक में बदल देता है। फिर वो पूछता है कि क्या मैजिक पावर को बढ़ाया जा सकता है। मिज़वा कहती है कि नहीं, ये जन्म से ही तय होती है और एक उम्र के बाद रुक जाती है। उइका मुस्कुराती है और सोचती है कि उसने सब कुछ एकदम सही जवाब दिया, लेकिन कुसानागी उसे बताता है कि उसके सारे जवाब गलत हैं। मिज़वा निराश होकर रोने लगती है और पूछती है कि क्या वो उसे
उसे बेवकूफ कह रहा है। एमसी को सच में बुरा लगता है और वो सोचता है कि आजकल के मेजेस कितने अज्ञानी हो गए हैं। वो हैरान है कि सिर्फ 50 सालों में इतना सब कुछ बदल गया है। वो समझाने लगता है कि मैजिक पावर केवल शरीर में नहीं होती बल्कि नेचर और आसपास के माहौल में भी होती है। इनकैंटेशंस सिर्फ एक तरीका होता है जिससे मैजिक को कंट्रोल किया जा सकता है और मैजिक पावर को बढ़ाना भी मुमकिन है। मिजुआ को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता और वो कहती है कि ये सब एकेडमी की टीचिंग्स के खिलाफ है। अगर ये सच हुआ तो पूरा मैजिक क्राफ्ट एकेडमी हिल जाएगा। कुसानागी को परवाह नहीं कि वो उस पर विश्वास करती है या नहीं। वो कहता है कि इन 3 बातों को वो उसे ट्रेनिंग में सिखाएगा। फिर वो मिजुआ को बैठने का आदेश देता है और बताता है कि अब वो अपनी मैजिक पावर उसके शरीर में चैनल करेगा, इसलिए जैसे ही उसे कुछ महसूस हो उसे बताना होगा। मिजुआ चौंक जाती है ये जानकर कि मैजिक पावर को महसूस किया जा सकता है। वो साफ करता है कि अगर उसे कुछ महसूस नहीं हुआ तो वो कभी ताकतवर नहीं बन पाएगी। वो उसे आंखें बंद करने को कहता है और उसे छूकर अपनी मैजिक पावर छोड़ता है, लेकिन मिजुआ को कुछ महसूस नहीं होता। वो और ज्यादा मैजिक पावर छोड़ता है और सोचता है कि इतनी पावर के बाद भी उसे कुछ क्यों नहीं महसूस हो रहा। आखिरकार यूरेका को कुछ महसूस होता है। उसे लगता है उसकी पीठ गर्म हो रही है। कुसानागी उसे बताता है कि इसे मैजिक पावर परसेप्शन कहते हैं। अब मिजुआ को उसकी बात समझ आने लगती है। वो कहता है कि ये एहसास उसे हमेशा याद रखना होगा क्योंकि ये पहली चीज है जो उसे मैजिक पावर को पहचानने में मदद करेगी। वो बताता है कि मैजिक पावर नेचर में भी मौजूद होती है और उसका पहला लक्ष्य है उसे पहचानना और इस एहसास के साथ कंफर्टेबल होना। मिजुआ आत्मविश्वास से मुस्कुराती है और कहती है कि वो नोबल मिजुआ परिवार की बेटी है, इसलिए वो इसे जल्दी मास्टर कर लेगी। एमसी को शक होता है कि वो वादा पूरा कर पाएगी क्योंकि इतनी पावर देने पर भी उसे एहसास नहीं हुआ था। उसे लगता है कि शायद मिजुआ मेज बनने के लायक नहीं है। 1 हफ्ता बीत जाता है और यूरेका रोने लगती है और कहती है कि वो अब भी मैजिक महसूस नहीं कर पा रही। वह एमसी के लिए एक बहुत बड़ी निराशा है। एमसी चौंक जाता है कि 1 हफ्ता बीत गया और वो अब तक इतना आसान कॉन्सेप्ट नहीं सीख पाई। वो मानता है कि मिजुआ ने बहुत प्रैक्टिस की लेकिन शायद वो थोड़ी धीमी है। चूंकि समय बहुत कम है, वो तय करता है कि फिर से मैजिक उसके अंदर डालेगा। वो उसकी पीठ पर हाथ रखता है और अपनी मैजिक छोड़ता है। वो उइका से कहता है कि अपनी आंखें खोले। मिजुआ संकोच के साथ आंखें खोलती है और चौंक जाती है क्योंकि अब वो अपने शरीर के चारों ओर मैजिक ऑरा देख पा रही है। वो मुस्कुराती है क्योंकि अब वो मैजिक पावर को समझ पा रही है। युवा अपनी नई स्किल से खुश हो जाती है। अब जब वो मैजिक पावर देख सकती है तो वो कुसानागी की पावर को नापना चाहती है, लेकिन किसी कारणवश उसे उससे कोई खास पावर महसूस नहीं होती जिससे वो उलझन में पड़ जाती है। कुसानागी उसकी मेहनत की तारीफ करता है लेकिन मिजुआ इसे सामान्य मानती है क्योंकि वो खुद को जीनियस मानती है। अब जब वो मैजिक परसेप्शन इस्तेमाल कर सकती है तो कुसानागी उसे बताता है कि अब वो उसे मैजिक पावर को एडजस्ट करना सिखाएगा। वो उसे समझाता है कि किसी भी मैजिक क्राफ्ट में सही मात्रा में मैजिक पावर कैसे इस्तेमाल करनी चाहिए। उसे बस एफिशिएंसी पर ध्यान देना होगा और बाकी सब भूल जाना है। उसे अपनी सारी मैजिक पावर को पूरी तरह इस्तेमाल करना होगा ताकि रिकवरी के बाद उसका कैपेसिटी बढ़ जाए। कुसानागी को यकीन है कि अब मिजुआ उसके सारे इंस्ट्रक्शंस को आसानी से फॉलो कर पाएगी क्योंकि अब वो क्लियरली मैजिक को महसूस कर सकती है। वो जानता है कि जो कुछ भी वो सिखा रहा है वो एकेडमी की बेसिक से बिल्कुल अलग है, लेकिन उसे परवाह नहीं। युका मुस्कुराकर कहती है कि अब वो उस पर पूरा भरोसा करती है और उसे कोई शक नहीं है। एमसी उसके इस जवाब से खुश होता है। अब वो ट्रेनिंग का अगला स्टेज शुरू करने का फैसला करता है। वो मिजुआ से कहता है कि थोड़ा पीछे हट जाए क्योंकि अब वो दोनों एक दूसरे से लड़ने वाले हैं। मिजुआ कहती है कि उसे कोई आपत्ति नहीं है और वो बेसब्री से उसकी असली ताकत देखने के लिए उत्साहित है। युका पहला लेवल का आक्वा सॉसरी इस्तेमाल करती है और कई वाटर अटैक्स फेंकती है, लेकिन एमसी उन्हें बड़ी आसानी से ब्लॉक कर देता है जिससे लड़की हैरान हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि उसने उन्हें कैसे रोका। एमसी ने नॉन एट्रीब्यूट मैजिक से पहला लेवल का मैजिक बैरियर यूज किया था। वो साफ कर देता है कि अगर वो इतनी कमजोर बैरियर को भी नहीं तोड़ पाई तो उसकी बहन से जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। वो निराश होकर आइस बुलेट्स फेंकने लगती है। एमसी समझाता है कि उसे अटैक करते हुए भी मूवमेंट में रहना होगा क्योंकि अगर वो रुक गई तो किसी भी केपेबल मेज के खिलाफ हारना तय है। वो फ्रस्ट्रेट होकर और अटैक्स फेंकती है लेकिन आखिरकार थक जाती है और हार मान लेती है। एमसी बताता है कि बिना एफिशिएंसी के इतना मैजिक पावर यूज करना गलत है। अगर वो स्पेल के पीछे डाले गए मैजिक पावर को एडजस्ट करना सीख जाए तो बिना इनकैंटेशंस के भी अटैक्स कर सकेगी। कुसानेगी उसे ध्यान से देखने के लिए कहता है और दिखाता है कि वो कैसे मैजिक यूज कर रहा है। वह एक डमी की तरफ 2 बार फायर ब्लास्ट फेंकता है और मैजिक के यूज का डेमो देता है। युका समझ जाती है कि उसके अटैक्स में एमसी के मुकाबले मैजिक पावर काफी कम है। वो उसे सही ठहराता है और बताता है कि अगर वो मैजिक पावर एडजस्ट करना सीख जाए तो इनकैंटेशंस की जरूरत ही नहीं है। अब युका को समझ आ जाता है कि स्पेल करते समय चांट करने का कोई मतलब नहीं है। एमसी इसे कंफर्म करता है और बताता है कि पहला स्टेप यही होगा कि वो अपनी इनकैंटेशन को छोटा करना सीखे। अगर वो मैजिक एडजस्ट करना सीख गई तो चांट
एक्सपेरिमेंट करना एकदम बेकार होगा। वो कहता है कि इससे उसका मैजिक क्राफ्ट और भी ताकतवर बनेगा। MC उसे दोबारा खड़े होने को कहता है और फिर से लड़ने का आदेश देता है। यूका को लगता है कि अभी बहुत जल्दी है, लेकिन वो उसे कोल्ड एक्सप्रेशन से कहता है कि वरना सब बेकार होगा और उसे ऐसे ट्रेन करना होगा जैसे जान पर बनी हो। ये सुनकर वो डर जाती है और गिर जाती है। वो पूछता है कि क्या वो ठीक है और साफ करता है कि अब से रोज ऐसा ही होगा। वो देखता है कि वो उसकी बातें सुन भी नहीं रही। रात में MC हराजुकू में जाता है। उसने हाल ही में इस इलाके में भी कुछ मॉन्स्टर्स की प्रेजेंस महसूस की थी और इसलिए जांचने आया है। हालांकि वो लगातार मॉन्स्टर्स को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी उनकी संख्या जस की तस बनी हुई है। अचानक उसे दिखता है कि कोई मैजिकल बीस्ट किसी को अटैक कर रहा है। वो देर नहीं करता और फौरन उस बच्चे की तरफ दौड़ पड़ता है। वह सही समय पर पहुंच जाता है और एक ही बार में मॉन्स्टर को हरा देता है। वह छोटे बच्चे से पूछता है कि क्या वो ठीक है, लेकिन बच्चा धन्यवाद कहने की बजाय उसकी तस्वीरें लेने लगता है। MC फौरन वहां से चला जाता है और सोचता है कि आजकल के लोगों में कुछ तो गड़बड़ है। वह तय करता है कि अगली बार चेहरा अच्छे से छिपाएगा और वहां से चला जाता है।